Cover the past focus of the general anatomy in the shortest possible time. I'll not narrate the whole question. I'll just tell you what was asked in that particular question and the answer of that particular question. कॉम्प्लेक्स जॉइंट पूछा हुआ है। कॉम्प्लेक्स जॉइंट वो जॉइंट होता है जिसके अंदर इंटर आर्टिकुलर डिस्क और मेनिस्कस प्रेजेंट होता है। अपर लिम्ब के अंदर कॉम्प्लेक्स जॉइंट सेनोक्लेविकुलर और एक रोमियोक्लेविकुलर, जबकि लोअर लिम्ब के अंदर नी जॉइंट है। यूनी एक्सल पिवट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट अपर लिम्ब के अंदर प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट है, जो कि एक ही डिग्री के अंदर मूवमेंट करा रहा होता है, जो कि लिमिटेड होती है वन एक्सिस की तरफ। उन्होंने पूछा है मूवमेंट किस कौन कौन सी अलाउ कर रहा होता है, किस तरह इसकी मूवमेंट एक्सप्लेन करें। तो प्रोनेशन और सुपिनेशन मूवमेंट होती है जो कि ये करा रहा होता है। नट्स और स्क्रूज की टाइटनिंग राइट हैंड से क्यों की जाती है रिस्पेक्टिव ऑफ द हैंडीनेस? क्योंकि जो नट्स और स्क्रूज होते हैं उनके ऊपर जो थ्रेड होता है वो क्लॉकवाइज होता है, और क्योंकि जो अक्सर लोग होते हैं उनके अंदर लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन डोमिनेट होता है, जो कि राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। और इसलिए कि हमारी बेहतर ग्रिप बन सके, ताकि हम जो अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट काम करने में अच्छे तरीके से कर सकें। सेस्मॉइड बोन्स जो होती हैं वो बोन्स होती हैं जो कि किसी मसल या किसी टेंडन के अंदर डेवलप हो रही होती है। इनके अंदर पेरिओस्टियम एब्सेंट होती है, और इनकी जो फ्री सरफेस होती है उसको आर्टिकुलर कार्टिलेज ने कवर किया होता है, बाकी सरफेस को टेंडन ने कवर किया होता है। अपर लिम्ब के अंदर पेसिफॉर्म बोन होती है जो कि फ्लेक्सर कार्पल नारिस, और दो बोन्स होती हैं जो कि फर्स्ट मेटाकार्पल बोन के हेड पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। लोअर लिम्ब के अंदर पटेला होती है जो क्वाड्रिसेप्स फेमोरस के टेंडन में होती है, और दो सेस्मॉइड बोन्स होती हैं फर्स्ट मेटाकार्पल पे, जो कि फ्लेक्सर हेलिसिस ब्रेविस के टेंडन में होती है। फिर पूछा हुआ कोरोनल प्लेन जॉइंट क्या होता है। कोरोनल प्लेन जॉइंट होता है जो कि कोरोनल प्लेन के अंदर मूवमेंट अलाउ कर रहा है। हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट जब एबडक्शन और एडक्शन कराते हैं तो कोरोनल प्लेन के अंदर करा रहे होते हैं। बाइसेप्टल मसल क्या होता है? वो मसल जिसके दो हेड होते हैं उसके रीजन की तरफ, वो बाइसेप्टल मसल होता है। बाइसेप्स ब्रेकिया या बाइसेप्स फेमोरस एग्जांपल दे दी। मैकेनोसेप्टर्स वो सेप्टर्स होते हैं जो कि मैकेनिकल प्रेशर और डिस्टॉर्शन को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, और सेंसरी नर्व जो होती है इन्हें इनर्वेट कर रही होती है। इस तरह के रिसेप्टर्स होते हैं स्किन के अंदर, पेसिनियन, मेसिनर, रफेना, मैकल्स। जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो सिप भाई SSI को छोड़ दें, PPBHA को छोड़ दिया E, ठीक है। SSPPBHE ये हैं जिनसे स्टार्ट हो रहे हैं टाइप्स ऑफ द साइनोवियल जॉइंट के नाम। प्लेन जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, बाइकंडाइलर, एलिप्सॉइडल, सैडल एंड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है। प्लेन जॉइंट होता है, इसमें ये होता है कि जो आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं वो फ्लैट हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट अलाउ कर रही होती हैं। प्लेन से याद रखना है, प्ले किसके होता है? इंटर कॉलेज गेम्स की बात हो रही है तो इंटर मेटाटार्सल जॉइंट और इंटर कार्पल जॉइंट्स एग्जाम्पल में लिख देने। हिंज जॉइंट दरवाजे को याद रखना है कि आर्टिकुलर सर्फेसेस जो है वो रेसिप्रोकल कन्वेक्सिटी और कन्केविटी शो कर रहे हैं, और इसके अंदर इंटरफेलेंजियल जॉइंट आ जाएगा और एंकल जॉइंट आ जाएगा। पिवट जॉइंट वो जॉइंट आ जाता है इसके अंदर यूनी एक्सियल मूवमेंट होती है, जो कि पिवट जो होता है उसके गिर्द ऑस्टियो लिगामेंटस रिंग बना होता है, ऑस्टियो लिगामेंटस रिंग, और यूनी एक्सियल मूवमेंट ये करा रहा होता है। प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट आ जाते हैं और एटलेंटो एक्सेस जॉइंट आ जाते हैं। इसमें जो बातें याद रखनी है वो ऑस्टियो लिगामेंटस रिंग है। हिंज जॉइंट में दरवाजा याद रखना था, प्लेन जॉइंट में प्ले याद रखना था। बाइकंडाइलर जॉइंट आ जाता है, इसमें दो कंडाइल्स मिलकर जॉइंट बना रहे हैं, यानी कंडाइल्स जो होते हैं वो दे आर रिसीव्ड इनटू कनकेव सर्फेसेस। तो वैसे जहाँ दो कंडाइल्स मिलकर एक जॉइंट बना रहे हैं वो नी जॉइंट आ जाता है, और साथ टाइम पूरा मैंडिबुलर जॉइंट आ जाता है। उसके बाद एलिप्सॉइड जॉइंट आ जाता है। एलिप्सॉइड ई आता है आखिर में, मेल और फीमेल के आखिर में भी ई आ रहा है, तो इसमें मेल फीमेल सर्फेसेस आ जाएंगी। और साथ रेस्ट जॉइंट और मेटाकार्पोफ्लेंजल मेटाटार्सोफ्लेंजल जॉइंट इसमें लिख देना है, मेटा ME आता है। ठीक है। तो एलिप्सॉइड में ई याद रखने वाली चीज़ है। सैडल जॉइंट आ जाता है। सैडल जॉइंट में होती है हमारे पास अपोजिंग कनकेव और कन्वेक्स सर्फेसेस, और सैडल में ये होता है कि एक सैडल होता है और जिस तरह हॉर्स बैठा होता है उस तरह के हमारे पास जो है जॉइंट बन रहा होता है, दो पोन्स का इस तरह का रिलेशन होता है। ये ऐसा जॉइंट होता है हमारे पास एंकल जॉइंट और फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब। उसके बाद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सिंपल है कि दो सर्फेसेस होती हैं, मेल फीमेल सर्फेसेस है, मैंने कह रहे हैं। पोली एक्सिल जॉइंट होता है, हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट इसके अंदर आ जाते हैं। हमारे पास नर्व जो कि सप्लाई करी होती है एक जॉइंट को, वो उस नर्व को उस जॉइंट को मूव कराने वाले मसल्स, और उन मसल्स के जो है इंसर्शन उसको जो स्किन कवर करिए उसको भी सप्लाई करिए। ये हिल्टन्स लॉ था। एनाटॉमी की पोजीशन है बिल्कुल सीधे खड़े होने, आई स्ट्रेट होनी चाहिए, जो हैंड अपर लिम्ब है वो साइड पे हैंग कर रही हो, पाम्स जॉइंट फॉरवर्ड होने चाहिए, फीट आपस में जुड़े हों और पॉइंटेड टुवर्ड फॉरवर्ड। मीडियन प्लेन आ जाता है कि वो प्लेन होता है जो कि वर्टिकली बॉडी को राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड करता है। सैजिटल प्लेन भी यही होता है, लेकिन ये एसिमेट्रिकल डिवीजन कर रहा होता है राइट एंड लेफ्ट। कोरोनल प्लेन जो होता है जो कि वर्टिकल साइड टू साइड प्लेन होता है, जो कि सामने और मतलब फ्रंट और बैक के पार्ट्स में बॉडी को डिवाइड कर रहा होता है। ट्रांसवर्स प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है जो कि अपर और लोअर पार्ट्स में बॉडी को डिवाइड कर रहा होता है। उसके बाद फोर एनाटॉमिकल फीचर ऑफ द हिंज जॉइंट, जिसके अंदर ये आ जाता है कि आर्टिकुलर सर्फेस जो होती हैं हिंज जॉइंट के अंदर उनके पास रेसिप्रोकल कन्वेक्सिटी और कनकेविटी होती है। ये बिल्कुल हिंज ऑफ द डोर की तरह होता है, यूनी एक्सियल होता है, और इसे कोलेटरल लिगामेंट स्टेबलाइज कर रहे होते हैं ताकि साइड मूवमेंट ना हो जाए। इसमें फिर उन्होंने पूछा है कि कौन इनकी एग्जाम्पल देनी है और बताना है कि कहाँ के वो जो है एक्सेस में मूवमेंट करा रहे हैं। एल्बो जॉइंट हमने एग्जांपल दे दी, बता दिया एक्सटेंशन और फ्लेक्शन करा रहे हैं और करा रहे हैं मीडियो लेटरल एक्सेस में। इंटरफ्लेंजियल जॉइंट की एग्जांपल दे दी और वो क्या करा रहे हैं एक्सटेंशन और फ्लेक्शन या प्लांटर एंड डोर्सी फ्लेक्शन रिस्पेक्टिवली हम एक्सटेंशन फ्लेक्शन को कह सकते हैं, और ये करा रहे होते हैं इन द सैजिटल प्लेन अराउंड द फ्रंटल एक्सेस। उसके बाद आ जाते हैं स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व जो होती हैं वो बेसिकली पाथवे ऑफ कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड इन द बॉडी, और ये एमर्ज हो रही होती है फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द इंटरवर्टेब्रल फोरामिना।
ऑफ द वर्टिब्रा। और ये इसमें फिर उन्होंने पूछा हुआ है कि इनके नेम्स बताने हैं। टोटल हमारे पास हमने कहते हैं 31 पेयर्स होते हैं। सर्वाइकल्स 8 होते हैं, 12 थोरेसिक होते हैं, 5 लंबर होते हैं, 5 सेक्रल होते हैं और 1 कॉक्सियल होता है। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है कि इसका इनका इमर्जिंग पैटर्न क्या होता है, ठीक है। लेकिन एक और क्वेश्चन भी है जिसमें उन्होंने पूछा हुआ है मतलब इसी का के फॉर्मेशन ऑफ टिपिकल स्पाइनल नर्व। फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है कि हर नर्व जो होते हैं उसके 2 रूट्स होती हैं, वेंट्रल और डोर्सल रूट होती है। वेंट्रल जो होती है वो मोटर होती है और डोर्सल सेंसरी होती है। सेंसरी वाली की वजह से गैंग्लिया होता है, जिसे डोर्सल सेंसरी गैंग्लियन कह रहे होते हैं। मोटर सेंसरी दोनों चीज़ें हैं तो मिक्स नर्व हो जाएगी ये जो दोनों होती हैं वेंट्रल और डोर्सल, ये जाके इंटरवर्टिबल फोरामिना में ज्वाइन हो रही होती है और मिल के स्पाइनल नर्व बना देती हैं। वो की फॉर्मेशन साथ है, इसकी ड्राइंग है वो उसके अंदर जो हमारी जीए की बुक है उसके अंदर बनी हुई है। उसके बाद आ जाती है कि इमरजेंस ऑफ द वेरियस स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। हमने बताना है कि सर्वाइकल और स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो उसी लेवल पर से निकल रही होती हैं वर्टिबल कॉलम से जिस लेवल से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर निकल रही हैं, इससे निकल रही हैं। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो छोटी होती है और वर्टिबल कॉलम लंबी होती है, तो जो नीचे वाली हमारे पास होती हैं सैक्रल और कॉकेक्स वाले, वो उसी सेम लेवल से नहीं निकल रहे होते वर्टिबल कॉलम से जिस सेम लेवल से वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं, बल्कि वो एक इंफीरियर एंगल बना के फिर निकल रहे होते हैं। अगर इमर्जिंग पैटर्न देखें तो C1 जो होता है बिटवीन एटलस एंड ऑसिपिटल निकल रहा होता है। C2 से C7 जो होते हैं वो जो होते हैं वर्टिबल कॉलम से ही निकल रहे होते हैं थ्रू द इंटरवर्टिबल फोरामिना। जो थोरेसिक वाले होते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा से, लंबर वाले लंबर वर्टिब्रा से, और जो सैक्रम और कॉक्सियल होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे होते हैं। और जो सैक्रल स्पाइनल नर्व होती है उसकी जो रूट होती है वो सैक्रल कैनाल में एंटर हो रही होती है, जो कि वर्टिबल कॉलम का एक पार्ट होता है। उसके बाद एलिप्सॉइडल जॉइंट क्या होता है तो वो हमने डिस्कस कर लिया। इसमें जो मूवमेंट्स अलाउ होती हैं वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है जो कि ट्रांसवर्स एक्सेस पर अलाउ हो रही होती है। एबडक्शन एडक्शन होती है जो कि एंट्रोपोस्टीरियर एक्सेस पर अलाउ हो रही होती है। और सर्कमडक्शन एलिप्सॉइड जॉइंट अलाउ कर रहा होता है, लेकिन रोटेशन ये नहीं अलाउ कर रहा होता। इसके एग्जांपल्स में हमने एलिप्सॉइड में देखा था कि मेटाकार्पोफिलेंजियल, मेटाटार्सोफिलेंजियल और रेस्ट जॉइंट। तो याद रख लें कि ई और आगे W डाल देने हैं, फाइन। उसके बाद आ जाता है बोन ग्रोथ किस तरह हेल्प कर रही होती है इन द असेसमेंट ऑफ द एज ऑफ अ पर्सन। तो बोन ग्रोथ जो होती है हम लेंथ ऑफ द बोन को देख के तो हम बता सकते हैं कि बोन ने कितना ग्रो कर लिया है। बोन ग्रोथ जो होती है वो 25 ईयर्स ऑफ एज तक कंटिन्यू करती है ग्रोथ करना। बोन ग्रोथ इतना अच्छा हमारे पास स्टैंडर्ड नहीं है कि हम किसी की एज मेजर कर सकें, क्योंकि जब बोन ग्रोथ स्टिल हो जाए तो फिर हम उसके बाद हमें नहीं पता लग सकता बोन ग्रोथ से कि कितनी एज क्या है पर्सन की। बोन ग्रोथ जब डिक्रीज़ हो रही होती है तो RBC की जो प्रोडक्शन हो रही होती है वो स्टिल हो रही होती है लॉन्ग जो बोन्स हैं उनके शाफ्ट के अंदर। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है कि लाइंस ऑफ अरेस्टेड ग्रोथ, इन्हें हम हैरिस लाइंस भी कहते हैं। उन्होंने साथ पूछा हुआ है कि इन्हें कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं। हैरिस लाइंस जो होती हैं होती क्या हैं ये बेसिकली लाइंस ऑफ इंक्रीज बोन डेंसिटी होती हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही होती हैं ग्रोथ प्लेट की पोजीशन, कि जब इंसल्ट हुई है उस पर्टिकुलर एरिया की या ऑर्गेनिज्म की, तो तब एपिफेजियल ग्रोथ प्लेट किस जगह पर प्रेजेंट थी उसको ये लाइन ऑफ अरेस्टेड ग्रोथ ये रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, हैरिस लाइन्स रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, ठीक है। और ये तब फॉर्म होती हैं जब लॉन्ग बोन्स के अंदर ग्रोथ अरेस्ट हो गई है, यानी कोई इंसल्ट हुई है उस बोन की जो उसकी ग्रोथ अरेस्ट हुई है। तो टाइम ऑफ इंसल्ट ग्रोथ प्लेट्स कहाँ प्रेजेंट थी, उधर एक लाइन बन जाती है जिसे हम हैरिस लाइन्स या लाइन ऑफ अरेस्टेड ग्रोथ कह रहे होते हैं, और ये क्रॉस सेक्शन या रेडियोग्राफ्स के अंदर विजिबल होती हैं। फैक्टर्स जो किसको अफेक्ट कर रहे होते हैं, कोई भी डिजीज़ हो गई, केमिकल्स हो गए, मिनरलाइजेशन कम हो रही है बोन की, डाइट पुअर है यानी मैल न्यूट्रिशन है। उसके बाद आ जाते हैं पिनेट मसल्स क्या होते हैं। पिनेट का मतलब होता है फीदर लाइक पैटर्न। हमारे पास सेल्स जो होते हैं वो डायगोनल एक्सेस पर पड़े होते हैं टू द मसल। इनके अंदर नंबर ऑफ फाइबर ज़्यादा होते हैं, इनके पावरफुल भी ज़्यादा होते हैं और इनके अंदर रेंज ऑफ मूवमेंट कम होती है। इनकी टाइप्स की बात करें तो यूनिपिनेट आ जाते हैं जो कि हाफ फिदर लाइक होते हैं। बाईपिनेट आ जाते हैं जो कि सेंट्रल जो होता है हमारे पास एक टेंडन होता है और दोनों साइड से मसल निकल रहा होता है। मल्टीपिनेट आ जाते हैं कि मसल जो पिनेट मसल है वो साइड बाय साइड पड़ा हुआ है। और सर्कमपिनेट आ जाते हैं कि सेंट्रल टेंडन है, ओवर वश द मसल फेसिकल्स जो होते हैं वो हर साइड से आके कन्वर्ज कर रहे हैं। अब इनकी एग्जांपल की बात करें तो यूनिपिनेट के अंदर हमने यूनिक्विनेट के अंदर TPPT याद रखना है, यानी पेरोनियस टर्शियस और टिबियालिस पोस्टीरियर। बाईपिनेट मसल्स आ जाते हैं, इसके अंदर हमने याद रखना है पेरोनियस लॉन्गस, डोर्सल एंट्रोस्टिया, रेक्टस फेमरस। मल्टीपिनेट आ जाते हैं, उसमें याद रखना है डेल्टॉइड और सबस्कैपुलारिस मसल। सर्कमपेनेट में हमारे पास टिबियालिस एंटीरियर आया था, यूनी में हमने पोस्टीरियर डाल दिया, सर्कमपेनेट में टिबियालिस एंटीरियर डाल दिया, बाईपेनेट के अंदर हमने पेरोनियस लॉन्गस और डोर्सल एंट्रोस्टिया डाल दिया, ठीक है। और मल्टीपेनेट के अंदर डेल्टॉइड और सबस्कैपुलारिस डिफरेंट है। इसकी सबसे एग्जांपल साइनोवियल जॉइंट की फिर क्लासिफिकेशन आ गई है, वो हम कर चुके हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स साइनोवियल जॉइंट की इनकी बात कर लेते हैं। साइनोवियल जॉइंट के अंदर एक साइनोवियल जॉइंट कैविटी होती है जो कि दोनों आर्टिकुलेटिंग बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती है। साइनोवियल कैविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। हमारे पास आर्टिकुलर जो सर्फेस होती है उनके ऊपर हाइलिन कार्टिलेज जिसे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं वो भी प्रेजेंट होती है। हमारे पास फिब्रस या आर्टिकुलर कैप्सूल प्रेजेंट होता है अराउंड द जॉइंट। साइनोवियल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है और इंट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे फैटी पैड आ गया, आर्टिकुलर डिस्क आ गई, मेनिस्का, लैब्रा या मसल टेंडन या लिगामेंट्स वगैरह आ गए।
एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो भी साइनोवियल जॉइंट के अंदर की रोल प्ले कर रहे होते हैं, और ये जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मूवमेंट अलाउ कर रहा होता है। हमारे पास अगर हम फिर आ गया, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि साइनोवियल जॉइंट के एग्जांपल्स और वो क्लासिफिकेशन। फिर है कि आर्थ्रोस्कोप अगर हमने साइनोवियल जॉइंट के अंदर इंसर्ट किया फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, तो हमने कौन से स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे। तो हमें स्ट्रक्चर्स जो हमें नजर आएंगे वो साइनोवियल फ्लूइड है, लिगामेंट्स हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, आर्टिकुलर सरफेस है, मेनिस्काई है, जॉइंट कैप्सूल होगा, आर्टिकुलर डिस्क होगी, साइनोवियल कैविटी होगी। दो चीज़ों के नाम साइनोवियल से शुरू हो रहे हैं, फ्लूइड और कैविटी। तीन चीज़ों के नाम आर्टिकुलर से शुरू हो रहे हैं, सरफेस, कार्टिलेज एंड डिस्क, और जॉइंट कैप्सूल, लिगामेंट और मेनिस्कस, JLM। उसके बाद आ जाते हैं वेस्कुलर नेक्रोसिस। हमारे पास ये होता है कि बोन की जो ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्ट हुई है, और जिसकी वजह से बोन टिश्यू की डेथ हो गई है, और बोन जो है वेस्कुलर डैमेज के बाद अब कोलैप्स हो गई है, तो जिसकी वजह से ये वेस्कुलर नेक्रोसिस हो गया है। फिर साथ उन्होंने पूछा है ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस क्या होता है। ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस में ये होता है कि ब्लड सप्लाई जो है बोन की पर्टिकुलरली एपिफिसिस से जो होती है वो इंटरप्ट हो रही है, और उसके बाद नेक्रोसिस हो गया वहाँ पर। हमारे पास यहाँ ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस के केस में क्या होता है कि सेल्फ लिमिटिंग डेवलपमेंटल डिरेंजमेंट हो जाती है बोन की, जिसकी वजह से बोन अब फर्दर ग्रो नहीं कर पाती। इसके अंदर जो है जो एपिफिसिस में हो रहा है ना हमारे पास बोन, जो हमने ब्लड सप्लाई बोन के इंटरप्ट हो रही है एपिफिसिस पर, तो इसके अंदर जो एपिफिसिस वाला ऑसिफिकेशन सेंटर है वो भी इन्वॉल्व होगा। ये बेसिकली चाइल्डहुड के अंदर एक डिजेनरेटिव डिजीज़ के तौर पर स्टार्ट होती है, नेक्रोटिक कंडीशन के तौर पर स्टार्ट होती है, और उसके बाद फिर प्रोग्रेस कर रही होती है। फिर उन्होंने पूछा है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन्स लॉन्ग अकॉर्डिंग टू द शेप। लॉन्ग बोन्स होती हैं, ठीक है, लॉन्ग बोन्स जिनकी लेंथ ज़्यादा लंबी और बर्थ कम है, इन द शाफ्ट और एंड्स प्रेजेंट होते हैं। टिपिकल लॉन्ग बोन्स के अंदर आ जाती हैं जो कि प्रॉपर लॉन्ग बोन्स हैं, और फिर कुछ कुछ आ जाती हैं मिनिएचर लॉन्ग बोन्स, जिसमें छोटी लॉन्ग बोन्स आ जाती हैं, जैसे मेटाकार्पल्स या फेलेंजेस आ गए। और टिपिकल लॉन्ग बोन्स के अंदर फीमर टिबिया फिबुला आ गई। शॉर्ट बोन्स के अंदर जिन क्यूब शेप्ड होती हैं शॉर्ट बोन्स, विड्थ और लेंथ इक्वल होती है। कार्पल और टार्सल बोन्स आ जाती हैं। फ्लैट बोन्स आ जाती हैं जो कि थिन होती हैं और एक्सटेंसिव सर्फेस एरिया प्रोवाइड कर रही होती हैं फॉर द मसल अटैचमेंट। रिब आ जाती है, स्टर्नम आ जाती है, स्कैपुला आ जाती है, स्कल का वॉल्ट आ जाता है। इरेगुलर बोन्स आ जाती हैं जो कि कॉम्प्लेक्स शेप बोन्स होती हैं, जिनके अंदर हमारे पास शॉर्ट फ्लैट रेजिड सरफेस प्रेजेंट होती है। हिप बोन्स, वर्टिब्रा या बेस ऑफ स्कल वगैरह जो बोन आ जाते हैं, ये इरेगुलर बोन्स के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द स्केलेटल मसल ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। हमारे पास एगोनिस्ट, एंटेगोनिस्ट, साइनर्जिस्टिक, फिक्सेटर्स आ जाते हैं। एगोनिस्ट जो होते हैं ये इनिशिएट करते हैं और मेंटेन कर रहे होते हैं मूवमेंट को, और जब ये किसी हेल्प कर रहे होते हैं ऑपोजिट एक्शन के अगेंस्ट, यानी अगेंस्ट ग्रेविटी, तो हम इसे एक्शन ऑफ पैराडॉक्स या एक्सेंट्रिक एक्शन कह रहे होते हैं। हमारे पास प्राइमर मूवमेंट होती है वो कंट्रैक्शन होती है, और इसके अलावा लेंथनिंग होती है अगेंस्ट द ग्रेविटी। इसकी ब्रेकियालिस की एग्जांपल आ जाती है जो कि एल्बो फ्लेक्शन के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है। एंटागनिस्ट में आ जाते हैं जो कि अपोजिशन टू द एगनिस्ट काम कर रहे होते हैं, ठीक, सिर्फ उन्होंने एगनिस्ट की अपोजिशन करनी है और इफेक्टिव फंक्शन के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे ट्राइसेप्स जो है वो एल्बो फ्लेक्शन के अंदर एक एंटागनिस्ट है। साइनर्जिस्टिक वो होते हैं जो कि ऐसे एगनिस्ट जो कि एक से ज़्यादा जॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, वो साइनर्जिस्टिक्स होते हैं। हमारे पास ये अनवांटेड मूवमेंट ऑफ द प्रॉक्सिमल जॉइंट को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। दो जॉइंट को कवर कर रहे हैं ना, एक से ज़्यादा जॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, तो जो पहले वाला प्रॉक्सिमल जॉइंट होगा उसकी अनवांटेड मूवमेंट को प्रिवेंट कर रहे होंगे। जैसे हमारे पास रिस्ट जो होती है उसमें फिस्ट जब हम बनाते हैं तो वो लॉन्ग फ्लेक्सर्स की वजह से बनती है, लेकिन इसको हम अगर हमने एक्सटेंडेड रखना है तो वो एक्सटेंसर्स एक्सटेंड रख रहे हैं। फिक्सेटर में एंटागनिस्ट एंड एगोनिस्ट जो होते हैं वो एक ही टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इससे स्ट्रेंथ और एबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो रही होती है, जैसे रोटेटर कफ मसल्स इसमें आ जाते हैं। क्वेश्चन है पोटेंशियल एनास्टोमोसिस का। पोटेंशियल एनास्टोमोसिस होते हैं कि नॉर्मली वो एनास्टोमोसिस वो कोलेक्टल सर्कुलेशन जो कि टर्मिनल आर्टरीवल्स के दरमियान प्रेजेंट है, नॉर्मली उससे ब्लड फ्लो नहीं कर रहा, लेकिन जैसे एक इमरजेंसी कंडीशन आई है, सर्कुलेशन नॉर्मल आर्टरी से फेल हुई है, तो ये ग्रेजुअली डायलेट करना शुरू हो जाएंगे। इसमें हमारे पास कॉमन एग्जाम्पल करोनरी एनास्टोमोसिस की आ जाती है, या लिम्ब के अंदर जो एनास्टोमोसिस जॉइंट पर प्रेजेंट होता है उसकी आ जाती है, या कार्टिकुलर एनास्टोमोसिस की आ जाती है। उसके बाद फिर यही क्वेश्चन आ गया कि साइनोवियल जॉइंट की क्लासिफिकेशन है, और साथ हमारे पास फीचर्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट पूछा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है बर्सा क्या होता है। बर्सा हमारे पास बेसिकली एक फ्लूइड फिल्ड सैक होता है जो कि फॉर्म्ड बाय द साइनोवियल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली कुशन प्रोवाइड कर होता है, फ्रिक्शन कम वगैरह होता है, और ये मोस्ट ऑफ द जो साइनोवियल जॉइंट के अंदर बर्सा प्रेजेंट होता है, मतलब उसके इर्द गिर्द। उसके बाद साइनोवियल शीथ आ जाती है। साइनोवियल शीथ एक ट्यूबुलर बर्सा होता है जो कि टेंडन को एनवेलप कर रहा होता है, और फ्रिक्शन साइट वगैरह जो हैं वहाँ पर से, और बेसिकली ये जो होती हैं साइनोवियल शीथ ये डबल लेयर शीट्स होती है। जो बरसा होता है वो अलाउ कर रहा होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को कि वो ग्लाइड कर सकें और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड पास्ट कर सकें, लेकिन फ्रिक्शन कम से कम प्रोड्यूस हो। साइनोवियल शीथ की दो लेयर्स होती हैं, एक इनर वेस्ट्रल लेयर होती है जो कि टेंडन के साथ अटैच होती है, और एक आउटर पेराइटल लेयर होती है जो कि पेरिऑस्टियम के साथ अटैच होती है। अब उन्होंने पूछा है कि ट्रॉमा हो गया कोई या फिर कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो इन पर क्या इफेक्ट आता है।
ट्रॉमा इन्फेक्शन के केस में साइनोवियल शीथ और जो बरसा दोनों होते हैं, इनकी जो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे वो नई फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और जो फ्रिक्शन को अवॉइड कर रहे थे वो फ्रिक्शन अवॉइड नहीं होगी और डैमेज हो जाएगा। इन दोनों के जो होंगे अपने अपने एक्शन और जो एक्सटर्नल फोर्स है फ्रिक्शन को एब्जॉर्ब कर रहे थे, वो दोनों लिमिटिंग काम दोनों लिमिटाइज हो जाएंगे। साइनोवियल शीथ अगर इन्फेक्ट हो जाए तो पेन, स्वेलिंग और डिस्कम्फर्ट की कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिन्हें हम टेंडोसिनोवाइटिस कहते हैं। और इन्फेक्शन अगर बरसा के अंदर हो जाए या ट्रामा पहुंचा है बरसा को, उसे बरसाइटिस कहते हैं, यानी इन्फ्लेमेटरी बरसाइटिस हो गया। इसके अलावा ये होता है कि अगर ये जो है इन दोनों की वॉल अगर इंटरप्ट हो गई है या फिर फ्लूइड वहाँ से सेक्रीट हो गया या फिर अंदर फ्लूइड ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया, तो ये रियलाइज्ड स्पेसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। उसके बाद अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के जॉइंट्स को स्टेबलाइज करने वाले डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास टोन ऑफ द मसल अराउंड द जॉइंट, जो जॉइंट के इर्द गिर्द मसल पड़े, नंबर 1। नंबर 2 आ जाता है कि लिगामेंट्स जो हैं जॉइंट के प्रेजेंट वो। नंबर 3 आ जाता है कि शेप और साइज़ जो है हमारे पास आर्टिकुलेटिंग जो सर्फेसेस हैं, आर्टिकुलेट डिस्क आ जाती हैं, कोहेजन की फोर्स आ जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता है, और ऑपोजिशन ऑफ द सॉफ्ट पार्ट्स आ जाते हैं। हिल्टन्स लॉ दोबारा आ गया। उसके बाद है अडल्ट बोन की ब्लड सप्लाई। इतना बताना है कि न्यूट्रेंट आर्टरी होती है, न्यूट्रेंट जो होता है मेजर जो होती है उस रीजन की, उससे निकल रही होती है, हम डायफिजल आर्टरी भी कह रही होती है, न्यूट्रेंट फोरामेन से एंटर हो रही होती है, इनर पार्ट ऑफ द कम्पैक्ट बोन स्पॉन्जी पार्ट को और बोन मैरो को सप्लाई कर रही होती है। इसके अलावा हमारे पास 3 और आर्टरीज होती हैं, जिसमें सबसे पहले पेरियोस्टियल आर्टरीज आ जाती हैं। पेरियोस्टियल आर्टरीज जो होती हैं वो मसल जो कि अटैच होता है पेरियोस्टियम से, उससे बन रही होती हैं, उधर से डिराइव हो रही होती हैं, ठीक है। और ये पेरियोस्टियम को और आउटर पार्ट ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन को सप्लाई कर रही होती हैं। एपिफिजियल आर्टरीज जो होती हैं ये बेसिकली डायरेक्ट ही वेस्कुलर फोरामेना से पास कर रही होती हैं। मेटाफिजियल आर्टरीज जो होती हैं ये जो वेसल पड़ी होती हैं बोन के गिर्द, वहाँ से ड्राइव हो रही होती हैं। और मेटाफिजियल आर्टरी, डायफिजियल आर्टरी और एपिफिजियल आर्टरी आपस में एनास्टोमोसिस भी कर रहे होते हैं। एक प्यारी सी डायग्राम भी अगर वो करनी हो तो कर लें, नहीं तो इट्स ओके। आर्टरीज किस तरह याद रखनी है? डैम्प से, DEMP, डैम्प का ए हटा के ई लगा देना है। डायफिजियल, मेटाफिजियल, एपिफिजियल, पेरियोस्टियल। इसलिए अपना लॉन्ग बोन दोबारा आया हुआ है और साथ उन्होंने पूछा हुआ है कि ग्रोइंग लॉन्ग बोन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। डायफिसिस होता है, एपिफिसिस होता है, मेटाफिसिस होता है, येलो मैरो होता है, उसका एक मेडुलरी कैविटी होती है, कॉम्पैक्ट बोन होती है, एपिफिजियल प्लेट प्रेजेंट होती है, स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट होती है और आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। डायग्राम यहाँ पर भी बनाई जा सकती है। खैर आगे चलते हैं। उसके बाद उन्होंने ऑस्टियोमाइलाइटिस पूछा हुआ है कि बच्चों में क्यों कॉमन होता है। बच्चों की बोन्स होती हैं उनकी ब्लड सप्लाई जो होती है बहुत इंक्रीज होती है, तो बैक्टीरिया के लिए बहुत ईजी होता है कि वहाँ पर वो इन्वेट कर जाए, और इन्फेक्शन जो है साइड पर जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है वहाँ पर अगर कोई बोन वगैरह है तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है। और जो ऑस्टियोमाइलाइटिस करा रहा होता है बेसिकली वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है। कि वीनस जो है अगर हम बात करें सप्लाई ऑफ द लॉन्ग बोन की, तो बेसिकली वॉल्वलेस न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है जो कि कंपनी करी होती है। वॉल्वलेस न्यूट्रिएंट वेन होती है जो कि कंपनी कर रही होती है आर्टरी को। हमारे पास मेडुलरी कैविटी के अंदर एक सेंट्रल वीनस साइनस प्रेजेंट होता है। हमारे पास कॉर्टिकुलर साइनोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेडिएट कर रहे होते हैं बाहर की तरफ थ्रू द पेरियोस्टियल सरफेस। और हमारे पास जो है हेवेशियन कैनाल होती है उसको अलग से एक साइनोसाइड जो होता है वो सप्लाई कर रहा होता है। उसके बाद आ जाती हैं ऑसिफिकेशन क्या होती है। बेसिकली एक बोन फॉर्मिंग प्रोसेस होता है या बोन रिमॉडलिंग प्रोसेस होता है, जहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं बोन को बना रहे होते हैं, और हमारे पास जो ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं उधर से बोन फॉर्मेशन हो रही होती है, और वहाँ पर इनऑर्गेनिक बोन सब्सटेंस जो होता है वहाँ पर आकर डिपॉजिट करवा रहे होते हैं। अब उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है बोन जो कि सिंगल सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन डेवलप होती हैं, उनके एग्जांपल्स। लैक्रिमल बोन आ जाती है, नेजल बोन्स, ईयर ऑसिकल्स, कार्पल्स, टार्सल्स, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एपिफिसिस पूछे हुए हैं। प्रेशर एपिफिसिस, एबरेंट एपिफिसिस, ट्रैक्शन एपिफिसिस एंड द एटाविस्टिक एपिफिसिस। तो याद रखना है एट 5 PM या वट एवर PM, ठीक है। एट और PM हमारे काम की चीज़ें हैं, ठीक है। एपिफिसिस एट PM। ए से एबरेंट एपिफिसिस आ जाते हैं जो कि हमें नॉर्मल नहीं होते, ये हमेशा प्रेजेंट नहीं होते हैं। एबरेंट एपिफिसिस बेस ऑफ अदर मेटाकार्पल्स या हेड ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद टी ट्रैक्शन एपिफिसिस आ जाते हैं। नॉन आर्टिकुलर एपिफिसिस होते हैं, ये सिर्फ टेंडन और लिगामेंट को अटैचमेंट साइड प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये जॉइंट फॉर्मेशन नहीं कर रहे होते। इसमें हमारे पास ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरक्यूल ऑफ द ह्यूमरस एंड ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर्स ऑफ द फीमर्स आ जाते हैं। अगला ए एटाविस्टिक एपिफिसिस आ जाते हैं। इसके अंदर कोराकोइड प्रोसेस आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये बेसिकली वो होती हैं जो कि हमारे पास फाइलोजेनेटिकली प्रेजेंट थे, लेकिन अब जो है बाकी बोन्स के साथ इर्द गिर्द बोन्स का ह्यूमन्स में उसने फ्यूजन कर लिया। उसके बाद एंड पे आ जाते हैं प्रेशर एपिफिसिस। प्रेशर एपिफिसिस वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि वेट ट्रांसमिशन के अंदर जो पार्ट ऑफ बोन इन्वॉल्व होता है, और ड्यूरिंग द मूवमेंट ये पार्ट जो होता है प्रेशर यहाँ पर बेयर कर रहा होता है, ठीक है। लार्ज आर्टिकुलर जॉइंट्स जैसे हेड ऑफ फेमर या हेड ऑफ फेमरस वगैरह हो गए। ऐसे पास क्यूक्यूज हैं जो कि यहाँ की TUHS में नहीं लिखे हुए, वो करते हैं। अब सिग्निफिकेंस ऑफ द पेनेट मसल की बात करें तो हमारे पास पेनेट मसल्स जो होते हैं इनके फाइबर्स जो होते हैं वो गिवन वॉल्यूम के अंदर पैक्ड होते हैं। हमारे पास पैरेलल फाइबर्ड मसल प्रेजेंट होते हैं जिनकी फोर्स इन पेनेट मसल से कम होती है, क्योंकि इनके अंदर फाइबर्स एक गिवन वॉल्यूम के अंदर पैक हैं। हमारे पास ज़्यादा फोर्स प्रोडक्शन लेकिन स्मॉलर रेंज ऑफ मोशन जो है वो पेनेट मसल अलाउ कर रहे होते हैं। मसल कंट्रैक्ट शॉर्टन जब करती हैं तो हमारे पास पेनेशन एंगल इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद बायपेनेट मसल ऑफ द लोअर लिम्ब की ओरिजिन इंसर्शन नास्ट में एक्शन की बात करें तो बायपेनेट मसल ऑफ द लोअर लिम्ब हमारे पास आ जाता है
रेक्टस फेमरस जो कि अपर हाफ ऑफ द इंफीरियर इलियक स्पाइन और ग्रूव ऑफ द एसिटाबुलम से निकलकर बेस ऑफ पटेला पे आके ज्वाइन हो रहा होता है, फेमरल नर्व से सप्लाई करी होती है और ये एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट एंड द फ्लेक्शन ऑफ द हिप जॉइंट करा रहा होता है। टाइप्स ऑफ सूचर्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सूचर LMP SSSD। LMP को मैंने इस तरह याद किया हुआ है कि लिम्प, ठीक है, लिम्प का मतलब है डिफ़िकल्टी वॉक करना, ठीक है, डिफ़िकल्टली वॉक करना, तो LMP लिम्प हो गया। उसके बाद SSSD को इस तरह याद रखेंगे कि लिम्पिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ रही होती हैं, तो D आ गया और 3S आ गए, ठीक है। अब देखते हैं L। पहले L से हमारे पास क्या है? L से है लिम्बस सूचर्स। ये बिल्कुल स्केमस सूचर्स की तरह होते हैं, लेकिन जो ओवरलैपिंग सर्फेसेस होती हैं ये रिजिड होती हैं। इनके अंदर हमारे पास टेम्पोरो पेराइटल सूचर आ जाता है लिम्बस सूचर के अंदर। पेराइटल लिम्बस इस तरह याद रखना है, टेम्पोरो पेराइटल लिम्बस सूचर की एग्जांपल है। उसके बाद M आ जाते हैं। M से हमारे पास मिटॉपिक सूचर आ जाते हैं। मिटॉपिक सूचर्स वो होते हैं जो कि M से मिटॉपिक, M से मदर, जो कि बर्थ के बाद प्रेजेंट होते हैं और जो दो हाफ्स ऑफ द बोन को सेपरेट करे होते हैं, लेकिन बाद में फ्यूज़ हो जाते हैं, जिसमें हमारे पास इंटरफ्रंटल सूचर आ जाता है। क्योंकि फ्रंटल बोन जो कि स्कल में प्रेजेंट होती है उसके दरमियान प्रेजेंट होता है, लेकिन बाद में फ्यूज़ कर जाता है। उसके बाद आ जाता है P से प्लेन सूचर्स आ जाते हैं। प्लेन सूचर होते हैं बिल्कुल दो अपोजिंग फ्लैट सर्फेसेस हैं। एक ग्लास टेबल पर पड़ा हुआ है, तो टेबल और ग्लास के दरमियान का जो सूचर है वो प्लेन सूचर है, ठीक है। प्लेन ना, प्लेन को फिर प्लेस याद रखना है। इंटरपेलाटाइन आ जाता है इसके एग्जांपल, और फिर पेलाटाइन से ही अगली एग्जांपल निकाल लेनी है, पैलेटो मैक्सिलरी सूचर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एस से सेरेट सूचर आ जाता है। सेरेट से सॉ याद रखना है कि इसकी जो सर्फेस होती है ना वो सॉ लाइक होती है, आर्टिकुलर सर्फेसेस, और इसके अंदर हमारे पास एस से ही एग्जांपल है सैजिटल सूचर की। सेरेट, सॉ, सैजिटल, फाइन। आगे चलते हैं हम स्क्वेमस सूचर। स्क्वेमस सूचर जो होता है इसमें आर्टिकुलर सर्फेस होती हैं वो ओवरलैप होती हैं और बेपेल्ड होती हैं रेसिप्रोकली। जैसे अगर हमें जो दो टेढ़ी लाइंस लगाते हैं उन दोनों को साथ मिला दें, या दो ट्रेपीजियम के वो टेढ़ी लाइन वाले पार्ट को आपस में साथ मिला दें, तो स्क्वेमस सूचर बन जाता है। और स्क्वेमस सूचर की एग्जांपल आ जाती है हमारे पास स्क्वेमो टेम्पैनिक सूचर या टीरोस्फेनोइडल सूचर आ गया, और एक हमारे पास टीरोस्फेनोइडल सूचर आ गया, ठीक है। इसके बाद टी आता है, तो इट्स ऑलमोस्ट स्टार्टिंग विथ टी, PTERO, टेरोस्फेनोइडल सूचर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास लार्सस आ जाता है, जिसमें हमारे पास वेज शेप्ड होता है। एक वेज होता है जो कि दूसरे ग्रुप में जाकर एडजस्ट हो जाता है, वोमरोस स्फेनोइडल सूचर इसकी एग्जांपल आ जाती है। डेंटिकुलर सूचर बिल्कुल जिस तरह आर्टिकुलर सर्फेसेस होती हैं वो टूथ लाइक होती हैं डेंटिकुलर से। हिस्ट्री याद रखनी है, और डेंटिस्ट्री में हर चीज़ क्लीन होती है बिल्कुल उस तरह जिस तरह एक वाइट लैम्प अगर हम बनाएं, ड्राइंग करें, तो उसमें लेम्बॉइड सूचर इसके एग्जांपल में दे देना है। अच्छा, उसके बाद जो और कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड जॉइंट में डिफरेंस। कॉम्प्लेक्स जॉइंट वो होता है जिसमें दो आर्टिकुलर सर्फेसेस होती हैं, नी में दो से ज़्यादा आर्टिकुलर सर्फेसेस होती हैं। नी के अंदर टीपिया, फिबुला, फीमर है। इस एल्बो जॉइंट के अंदर ह्यूमरस, अल्ना और आर्टिकुलर रेडियस की। कंपाउंड जॉइंट इंटर आर्टिकल कार्टिलेज है मेनिस्का, इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर और नी जॉइंट आ जाता है। उसके बाद आ जाता है डिफाइन एंड क्लासिफाई फिब्रस जॉइंट। फिब्रस जॉइंट खुद क्या होते हैं? बेसिकली बोन्स होते हैं जो कि फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू से ज्वाइन हो रही होती हैं, फिक्स्ड और इमोबाइल होते हैं। हमारे पास सूचर, गम्फाइसिस, सिंडेमोसिस, ये तीन इसके आ जाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन फिब्रस जॉइंट को क्लासीफाई कर देते हैं। सूचर जो होते हैं इनके अंदर मिनिमल कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। बोन जो होती है एक दूसरे के करीब पड़ी होती हैं, फिक्स और इमोबाइल पड़ी होती हैं। ये बेसिकली ग्रोथ साइड होती हैं और जो कि बाद में लेटर इन लाइफ ऑसिफाई हो जाती हैं। सो दे आर ऑब्लिटरेटेड या सिंटोस्ड। सूचर ऑफ द स्कल एग्जाम्पल दे देनी है। उसके बाद गम्फासिस आ जाते हैं, पेग एंड सॉकेट भी जिन्हें कहते हैं। बोन्स जो होती हैं होल्स के अंदर फिट होती हैं। स्पेशल फिब्रस जॉइंट है ये, जैसे टीथ जो होता है वो एल्विलर मार्जिन के होल में फिल हो जाता है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फिब्रस टिश्यू जो होता है वो इसमें जॉइंट के अंदर बोन को ना अपना होल्ड करके रख रही होती है, जैसे पेरीडोंटल लिगामेंट टीथ को होल्ड करके रख रहा होता है। ये इमोबाइल जॉइंट होता है। सिंडेस्मोसिस में जो होता है अपोज सर्फेसेस जो होती हैं वो फिब्रस इंट्रूशियस लिगामेंट के जरिए ज्वाइन हो रही होती है, जैसे क्रैको क्लेविकुलर लिगामेंट हो गया, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट हो गया, या इंट्रामेम्ब्रेनस जो है, जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, सॉरी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन जो है रेडियस और अल्ना की। दैट्स ऑल।